अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, तालीमी इदारे खुलने के बाद मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है और एक ही रोज़ में 445 केसेस का आज इजाफा हुआ। ये सूरत हाल खतरनाक हद तक ना पहुंचे, इसलिए इस बात पर इत्तफाक किया जा रहा है कि दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने का फैसला अभी मौखर कर दिया जाए। अब हमारे तज्जियाकार इस फैसले की कितनी हिमायत कर रहे हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं कि वाकई दूसरे मरहले में अभी स्कूल्स को मजीद नहीं खोलना चाहिए छोटी जमातों के लिए। फिर दूसरा ये कि कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक तजवीज़ पेश की थी कि ज़्यादती के मुल्ज़िमान को इंतहाई कड़ी सज़ा के हवाले से, ताहम अब उस पर हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है, जिस फांसी की सज़ा की तजवीज़ भी ऑप्शन की सूरत में इस कानून के अंदर शामिल की जा रही है। लेकिन कानूनी हैसियत इख्तियार कर सकता है ये तजवीज़ का अमल या नहीं, ये तजवीज़ भी एक अहम सवाल है। वो भी ऐसी सूरत में कि जब अपोजिशन समेत हुकूमत के अपने ही लोग उसकी मुखालफत में हों और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दूरियां हर दिन के साथ बढ़ रही हैं। पहले फैटफ की कानून साजी पर तलखी हुई और आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का भी बॉयकॉट कर दिया। अब क्या ये दुरुस्त रवैया है अपोजिशन का? इस सियासी रवैये के पेश नजर क्या मुल्क का इसमें नुकसान हो रहा है? इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर चुगताई साहब NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्जियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्जियाकार इब्राहिम राजा साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्जियाकार और सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूए बहस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से। जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि आज ही के रोज़ में 13 तालीमी इदारे जो हैं उन्हें मजीद बंद किया गया है और अब जो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं उनकी तादाद 35 हो गई है। जो वज़ीर सिंध हैं उनकी जब भी ये मशवरा सामने आ रहा है कि जो छोटी जमातें हैं उनके लिए स्कूल्स को अभी ना खोला जाए, जबकि पंजाब के हवाले से भी मुराद राज साहब ये कह रहे हैं कि सिचुएशन चूंकि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है तो हम इस बात पर गौर फिक्र कर सकते हैं कि दूसरे मरहले में अभी स्कूलों को ना खोला जाए। लिहाजा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या तालीमी इदारों को फिर से बंद कर देना चाहिए? NBC तजावीज़ तो सामने आ रही हैं कि दूसरे मरहले में अभी स्कूल्स को नहीं खोला जाएगा, लेकिन आप समझते हैं कि बजाय इसके दूसरे मरहले पर अभी हुकूमत अपना कोई फैसला ले, जो पहले से तालीमी इदारे खोले गए उन्हें भी बंद कर दिया जाए? देखिए, कल हमने इस पर बहुत तफसीली बात की थी और हम इस नतीजे पहुँचे थे कि उजरत में फ़ैसला हुआ है ये, और ये फ़ैसला ख़तरनाक होगा। चुनांचे अभी कल की जो फिगर है वो 750 से क्रॉस कर गई थी पॉजिटिविटी में। सिंध में 13,000 के करीब टेस्ट हुए, पंजाब में 9,000 टेस्ट हुए, तकरीबन 27-28,000 टेस्ट हुए। सिंध के अंदर 1,000 में से 80 बच्चे पॉजिटिव निकले और ये एक ख़तरनाक फिगर है। अभी बाकी के टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी हैं और पंजाब की सूरत हाल भी है ये, गुजरांवाला वगैरह में। KP में तो आपको पता ही है, वहाँ तो कोई शायद पूछ भी नहीं रहा कि क्या सूरत है। बलूचिस्तान का हमें पता नहीं, बलूचिस्तान को में माइनस में चल रहा है। माशाल्लाह, अगर माइनस है तो क्या बात है, स्कूल सब खोल दें वहाँ कॉलेज। हमने ये कहा था कि कॉलेज खोले रखें, कॉलेज खोलते हैं बड़े होते हैं, बाज़ औक़ात ख़ास तौर गवर्नमेंट कॉलेज बड़े होते हैं, कंपाउंड होते हैं, घूमने की जगह होती है, स्पेस होता है, वाशरूम स्पेस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो कॉलेजेस और जो स्कूल तालीमी इदारे घरों में बने हुए हैं वहाँ गुंजाइश नहीं है। और वही हुआ कि सिंध में प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए गैर कानूनी तौर पर, तो वो तो खैर फ़ौरन बंद कराए गए कि अभी उसका टाइम नहीं आया है। और सिंध ने अपनी जो फिगर्स हैं उनको देखते हुए दुरुस्त फैसला किया है कि मिडिल क्लासेस जो हैं वो भी एक हफ़्ता और डिले कर दी जाएँ। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों शफ़क़त महमूद साहब को उस पर क्यों गुस्सा आ गया और इतने क्यों बेजार हो गए, ज़िंदगी से बेजार हो गए। कहने लगे हमसे पूछ तो लेते। पूछना क्या था, ये तय था NOCO में कि अगर कोई सूबा ये महसूस करे कि उसके यहाँ कोरोना बढ़ रहा है तो वो बंद कर दे, उसे स्कूल को ही बंद कर दे। तो ये सूरत हाल है, जब एक राइट दिया हुआ है आपने तो क्यों आप टाइट डिग्री क्रॉस कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज़रूरी है, बच्चों की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। भाई छोटे बच्चे जो 3-3, 4-4 साल के प्री नर्सरी होते हैं बच्चे, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं।
ये बहुत ज़्यादा मतलब कोमल की तरह होते हैं और ये फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं हर चीज़ को, हर उसको। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा गैर जज्बाती हों, सोचें तो फिर इस तजवीज़ की तरफ नहीं आप एनबीसी ये फरमा दीजिए कि बजाय इसके कि मौखर किया जाए, थोड़ा डिले दिया जाए या फिर बंद कर दिए जाए जो खुले हुए इदारे हैं वो भी। नहीं, मेरा ख्याल है मौखर किया जाए इसको, ठीक है। और जैसा कि सिंध ने किया है, एक हफ्ता मौखर किया उन्होंने, फिर देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या क्या सूरत-ए-हाल बनती है उसका। अगर नहीं तो बंद कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है। दुनिया भर में बंद हो रहे हैं, स्पेन, फ्रांस, हर जगह बंद हो रहे हैं। राइट जनरल साहब, 445 केसेस आज रिपोर्ट होते हैं और 5 अमवात का इजाफा होता है। बताइए कि इसके बाद सिचुएशन कहाँ स्टैंड करती है तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से? बंद कर देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे तालीमी अदारे जो खुले तो एक ही दफ़ा, लेकिन उन सब की चेकिंग जो है वो एक ही दफ़ा या इकट्ठे नहीं हो रही। जैसे जैसे आप चेक कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ अदारे ऐसे निकल आते हैं जहाँ पे या तो केसेस हो रहे हैं या वहाँ पे एहतियाती तदाबीर नहीं पूरी तरह देखी जा रही। ये एक चीज़ है जो कि मेरा ख्याल वक्त के साथ साथ आपके सामने आएगी कि कहाँ किस हद तक हम कामयाब हैं इसमें, और अगर वबा फैल रही है तो बाय देन वो वक्त गुजर के ज़्यादा बढ़ चुकी हो तो फिर आपके हाथ से बात निकल जाएगी। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि इस ट्रेंड को देखते हुए बर वक्त फैसला किया जाए, बजाय इसके कि आप एक तजर्बे में से गुजर के भुगतने के बाद कुछ फैसला करें। बेहतर ये है कि इसको देख के फैसला किया जाए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको नजर आ रहा है कि लोग पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे एहतियाती तदाबीर की या केसेस निकल रहे हैं, तो जहां 2-4 केस भी निकलेंगे वहां पे फैलने का एक जवाज और उसकी वजह मौजूद है। लिहाजा जब बढ़ जाए तो फिर आप उसके बाद बंद करें। तो मेरा तो अंदाजा यही है कि इनको 2-4-6 दिन और देख के, अगर इसका रुझान यही है कि आपको कई अदारे बंद करने पड़ रहे हैं तो फिर इससे बेहतर है कि आप बंद कर दें। वरना यही होगा कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 25-30% भी अदारे बंद किए तो 25-30% बच्चे भी तो इसी मुल्क के हैं ना, वो जिनके खुल गए वो वहां कुछ पढ़ रहे होंगे, बाकियों की तालीम रह जाएगी उसी तरह। तो मेरा ख्याल एक यूनिफॉर्म सा सिस्टम हो जाएगा। ये 5-6 दिन और देख लें और उसके बाद एक फैसला होना चाहिए। और लगता यूं ही है कि आपको दोबारा बंद कर देने चाहिए, बंद करने होंगे। उससे वबा को जैसे कम हो रही थी उसको कम करने में आपको मदद मिलेगी। मोना, कल 22 इदारे बंद हुए, आज 13 इदारे बंद हुए। खुदा न खास्ता अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो तादाद इससे ज़्यादा जा सकती है तालीमी इदारों के बंद होने की। हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा या अभी फैसला ले लेना चाहिए? ज़रियाब, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मुझे लगता है कि इंतज़ार करना ही बेहतर है। ये बात सही है कि NCOC में ये चीज़ें उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखी, बल्कि जिस दिन स्कूल्स खुले हैं उसी रोज़ आपको याद होगा कि एक यहाँ इस्लामाबाद में एक मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया था क्योंकि वहाँ पर कोई 15-16 केसेस सामने आए थे। और जो अभी भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो ग्रेजुएट लेवल की भी जो स्कूल्स और तालीमी जितने तालीम गाहें हैं, वहाँ पर भी SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। वहाँ पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हॉस्टल्स खोल दिए गए हैं, बल्कि 4-4, 5-5 लोगों को और बच्चों को, तलबा को एक कमरे में उन्होंने एक हॉस्टल में जैसे हस्ब मामूल होता है उसी तरह से रखा हुआ है। यानी कि कोरोना वायरस के होते हुए या उनकी एहतियाती तदाबीर के होते हुए किसी सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। एक और ऑब्जर्वेशन ये है मेरी कि जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो स्कूल्स तक का आना जाना है, वहाँ पर भी सख्त तरीन वायलेशन हो रही है क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बच्चे आते थे स्कूल्स वगैरह में, ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी उसी तरह से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बसेस में रश बढ़ गया है, वहाँ पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही। फिर वही बच्चे इन बसेस में सफ़र करके फिर स्कूल पहुँच रहे हैं, फिर स्कूल से वापस भी घर जो पहुँचा जा रहा है वो भी इन्हीं बसेस में सफ़र करके पहुँचा जा रहा है। जो वैन्स भी हैं, जो स्कूल की अपनी वैन्स हैं, डेडिकेटेड वैन्स, वहाँ पर भी कुछ बहुत कम ये तादाद है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं पता कि तैयारियां तो बहुत की गई थी कि स्कूल्स खोल दिए जाएं, लेकिन SOPs पर सख्त तरीन अमल दरामद को इंश्योर किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ जिस दिन स्कूल खुले हैं उसी दिन से हमने देख लिया कि कोई SOPs पर अमल दरामद, अगर ये इस लेवल का जो वायलेशन है, अगर इस लेवल की वायलेशन हो रही है अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, तो फिर आप जो सरकारी तालीम गाहें हैं जहाँ पर ऑलरेडी दोस्त टीचर्स घूमते हैं
और होस्ट स्कूल्स भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर होस्ट असातिज़ा हैं, वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कौन सा कोई अमल दरामद करेंगे एहतियाती तदाबीर पर? मैं समझती हूँ सिंध हुकूमत का इक़दाम बहुत अच्छा है। सबको अपनी एक सोल सर्चिंग करनी चाहिए इस मामले में। अगर इस वक्त भी लग रहा है और फील हो रहा है, इत्तलात मौसूल हो रही हैं, अपनी थोड़ा अपना जिसे कहते हैं ना एक नेटवर्क अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको अपने नेटवर्क के जरिए जो इत्तलात आती हैं मुसद्दिका या गैर मुसद्दिका, लेकिन फिर भी चेक करना आपका फ़र्ज़ है, आप पे लाज़िम व मलज़ूम है। जो इत्तला आ रही है उसको खुद वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। और मुझे अभी इस वक्त जो हमारे पास एटलीस्ट जो मौसूल हो रही हैं चीज़ें, उससे मुझे बड़ा क्लैरिटी है, मुझे कोई इसमें शुबा नहीं है कि इसको मजीद डिले करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने ये बात कही थी कि दुनिया भर में जी तालीम गाहें खोल दी गई हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब खुल गए हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी खोल दिए जाएं। तो ये भी बात उतनी लागू होती है कि दीगर जगहों पर दुनिया भर में जब बंद किए गए, इमर्ज हुआ है तो बंद भी तो किए गए हैं, तो ये भी हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं। इब्राहिम, क्या करना चाहिए? कहते हैं कि कल के लिए आपको आज से तैयारी करना पड़ती है, तो आज ही फैसला ले लिया जाए, या तो बंद कर दिया जाए या फिर ज़रा इंतज़ार किया जाए? देखें, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के 3 मराहल रहे हैं। पहला मरहला था वो था जब कोरोना आया तो हमने इसके जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद को हमने शख्सी आज़ादियों का मसला बना लिया कि अगर कोई करना चाहता है इन SOPs पर अमल दरामद तो करे, नहीं करना चाहता तो उनको कोई फोर्स नहीं करेगा। उसमें हमने बहुत नुकसान उठाया। जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया और सख्ती से जब हमने निस्बतन अमल दरामद करवाया तो हमने देखा उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले और हम तकरीबन उस मकाम पर पहुंच गए थे कि जहां ये ख़त्म होने वाला था। लेकिन जैसे ही हम उस मकाम पे पहुंचे, आप देखें कि उसके बाद हमने बतौर कौम हमने इसको दोबारा से ईजी लिया। आप मार्केट्स में देखें, बाज़ारों में जाएँ, इवन दफातर में जाएं तो वो SOPs जो हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद ख़त्म हो गया और हुकूमत ने भी और शहरी इंतज़ामिया ने भी उसको दोबारा से इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं की। अब इस पूरी सूरत हाल में हमने जो तालीमी इदारे खोले हैं तो हमें पता है कि ये इतना कॉन्टेजियस है कि अगर एक बच्चा ये अपने स्कूल से लेके अपने घर में आता है तो वो जो लोग 6-7 घर में रहते हैं वो सारे से अफेक्ट होंगे और एक पूरे शहर में सिर्फ एक क्लस्टर में अगर ये निकल आए, कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर वो पूरे शहर में फैल जाता है। दूसरी बात ये है कि एक कन्फ्यूजन भी है, यानी मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है कि आप, एक फॉर्म मुझे मिला है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों को ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो फिजिकली आएँ, स्कूल में आएँ। यानी एक ही क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनमें से उनको ये ऑप्शन दिया गया है। अब वो एक कन्फ्यूजन बनी हुई है कि 15 बच्चे क्या ऑनलाइन क्लास लेंगे और 15 बच्चे जो हैं वो क्या वो फिजिकली जाएंगे। वो एक नई कन्फ्यूजन बनी हुई है। फिर जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो जो अडल्ट्स हैं, वो तो फिर भी उनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि इसके SOPs के ऊपर कैसे अमल दरामद करना है। ये जो आपके प्राइमरी तक के बच्चे हैं, इवन मिडिल तक के बच्चे, वो उनको आप बता नहीं सकते, उनको शऊर नहीं दे सकते या उनको आप ज़बरदस्ती उनसे वो SOPs के ऊपर अमल दरामद भी नहीं करवा सकते। तो आप ये जो प्राइमरी तक के स्कूल्स हैं आपके, इवन मिडिल तक के, इनको अगर आपने खोला भी है जिन जगहों पे तो उसको आपको डिले करना चाहिए 1 महीना और उस सिचुएशन को असेस करें और अगर उस दौरान सिचुएशन बेहतर हो जाए तो आप वो खोल लें। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आप SOPs को इन्फोर्स करके अगर वो भी अगर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं होती तो फिर आप इनको कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आप जो हैं वो खुले रख सकते हैं। हमने देखा है कि स्पेन में, UK में बहुत ज़बरदस्त दोबारा लहर आई है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई हैं, कॉलेजेस बंद हुई हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं और हमारे हमसाये में हमें पता है कि भारत में कितनी संगीन सूरत हाल है, अमेरिका में कितनी वेव आई है। सिद्दीकी साहब से कमेंट ले लेते हैं। सिद्दीकी साहब, आप अभी रिसेंटली UK में मौजूद थे, तो क्या स्ट्रेटेजी है वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर? पाकिस्तान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये हुकूमत ने बहुत जल्दी में जो ये फैसला किया, इनको चाहिए था कि अभी मरला वाल खोलते और बहुत सोच समझ के खोलना चाहिए था, क्योंकि कोरोना अभी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन नहीं आई है। UK में भी ये था कि जब मैं UK पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि आप 30 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। मारलावाल उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस भी खोलने शुरू कर दी, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ रिलक्टेंट थी और उन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली। लेकिन फिर से दोबारा पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने जो 30 लोगों की गैदरिंग थी उसको वापस 6 के ऊपर लाए, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था। तो ये एक बात तो तय है कि अगर आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे और इस तरह स्कूल, कॉलेजेस बिल्कुल खोल देंगे, यहाँ पे आपको SOPs पे अमल होता
होता नहीं नज़र आएगा तो कोरोना दोबारा से फैलने का बहुत बड़ा खदशा है, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम क्लासेस में बच्चों को दूर दूर बिठाएं। यहाँ पे तो बंदे के, वो पंजाबी में कहते हैं ना, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ होता है। बेशक आप वो ट्रांसपोर्ट ले लें, बेशक स्कूल कॉलेजेस ले लें। तो इनको चाहिए था कि ये थोड़ा सा सब्र अभी और करते और बड़ा मरलावार करते। और जिस तरह एग्जामिनेशन के दौरान इन्होंने टीमें बनाई होती हैं कि जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं बोर्ड के, तो उस वक्त जा के तमाम टीमें चेक करती हैं चीटिंग के बारे में, उसी तरह इनको चाहिए कि अभी ये फौरी तौर पे टीमें बनाएं और जिस स्कूल कॉलेज SOPs पे अमल नहीं कर रहा उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे जैसे एक्शन लिया, इस तरह स्कूल कॉलेज वाले भी खुद से एक्शन ले सकते हैं कि अगर वो देखते हैं कि उनके स्कूल कॉलेज में, इदारे में SOPs पे अमल नहीं हो रहा और कुछ केसेस निकलना शुरू हो गए तो वो फौरी तौर पे शफकत महमूद साहब से पूछे बगैर खुद से डिसीजन लें और अपना स्कूल कॉलेज बंद कर दें। इस वबा से हम सब ने मिल के लड़ना है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ज़रा जल्दबाजी से काम किया और वक्त से पहले ही स्कूल कॉलेजेस खोल दिए। जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था उसी को थोड़ा बेहतर बनाते ताकि बच्चों की तालीम का हर्ज भी ना होता और दूसरी तरफ कोरोना भी जो है वो ना फैलता दोबारा से। अगर दोबारा फैल गया तो कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि इसको काबू में किया जा सकता है, वो उसी तरह से किया जा सकता है कि जो मजीद क्लासेस हैं छोटे बच्चों की, या प्राइमरी या मिडिल तक की क्लासेस हैं, उनके हवाले से अभी फैसला जो है वो मजीद डिले करना होगा। और जो तालीमी इदारे जहां पर सिचुएशन ऐसी है कि केसेस निकल रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। पहले भी हमारे तज्ज़ियाकार कहते रहे हैं कि ये फैसला हुकूमत ने उजलत में आकर लिया, लेकिन चूंकि अब इसके आउटकम्स आना शुरू हो गए हैं तो हुकूमत को अभी भी फिलफौर सिंध की तरह रिस्पॉन्ड करना होगा इन बढ़ते हुए केसेस पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्यादती केस के हवाले से, जिस पर कानून साजी के बारे में गौर फिक्र शुरू कर दिया गया है। मुल्क में खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ कानून साजी के लिए गौर व फिक्र शुरू हुआ और ऐसे वाकयात में मुलव्विस अफराद को सजाए मौत देने और नाकाबिले मसालहत बनाने के लिए कवानीन में तब्दीलियां की जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ऐसा हो भी पाएगा, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पर कभी हमें अपोजिशन की तरफ से मुखालिफत नजर आती है तो कभी ऐसा है कि हुकूमत के अपने ही बेंचेस में बैठे जो हुकूमती शख्सियात हैं वो भी इसकी मुखालिफत करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जनरल साहब, आप समझते हैं ये जो तजवीज़ है कि फांसी दी जाएगी, सरेआम फांसी की ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है लेकिन फांसी की ऑप्शन मौजूद है। इससे पहले ज्यादती के केसों में अब फांसी की कानून नहीं था, अगर अब इन तजवीज़ पर अमल दरामद होता है, आप समझते हैं ये कानून का रूप धार लेगा? मेरा ख्याल है कि इसको धारना चाहिए, इसका कानून बनना चाहिए और फांसी की सजा जो है बिल्कुल वो मुकर्रर होनी चाहिए। बात यह है कि जब हम इंसाफ का एक निज़ाम देखते हैं, एक सिलसिला देखते हैं, तो जिस शख्स के साथ ज्यादती हुई, मैं ज़हन में यही इसी बेचारी जो खातून जिसके साथ हुआ, मैं उसका सोचता हूँ, उसकी बेबसी मुझे ज़हन में आती है और बच्चे सामने, तो मैं समझता हूं कि ये उसका हक है कि उसको वो इंसाफ मिले। और वो इंसाफ यही है कि शख्स को जीने का कोई हक नहीं जिसने उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया, कि उसके माशरे में भी जिंदगी खत्म कर दी, उसकी अपने बच्चों की नजरों में भी वो गिर गई, बच्चों में भी खौफ फैला, अल्लाह जाने उसका खामद उसको कैसे ट्रीट करता है। यानी उसकी जिंदगी में इतना सारा कुछ तब्दील और इतनी सारी मुश्किलात डाल दी। मैं समझता हूं कि इस तरह अगर किसी को जिंदा दरगोर से उसकी जिंदगी इस तरह तबाह कर दी जाए तो जो करता है उसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, या पब्लिक में दें या उसको जेल में दे दी जाए। जी। लेकिन लाजमी बात है कि उसके साथ उस शख्स के साथ जिसके साथ बीती है उसको इंसाफ देना हमारी जिम्मेदारी है। और वो इंसाफ इसी तरह है कि उसको सख्त से सख्त सजा हो, और सख्त सजा यही है। और फिर ये हमारे दीन के मुताबिक, इस चीज के लिए हमारे दीन में संसारी भी है, और अगर संसार किया जाता है तो वो लाजमन इंसान को मार दिया जाता है। वो ये नहीं है कि उसको 4 पत्थर मार के छोड़ दिया। वहां तो ये है कि अब कुरान करीम में ये भी हुक्म है कि मुसलमानों की एक जमात वहां हाजिर की जाए ताकि वो देखें इबरत के लिए। तो उस लिहाज से अगर आप उसको पब्लिकली भी फांसी देते हैं तो वो भी गैर शरई नहीं होगा, हमारी शरीयत में वो एक तरह का मौजूद है। लेकिन फांसी तो जरूर होनी चाहिए, पब्लिकली अगर ना भी करें तो। और ये सजा जो है ये दर हकीकत उसका हक है, उसका इंसाफ है उसके लिए जिसके साथ ये ज्यादती हुई। एनबीसी, मेरे सवाल का एक पहलू ये भी है कि नाकाबिले मसालहत, वहां पर ये पॉइंट आ जाता है कि सुलह सफाई का मौक़िफ़ बीच में नहीं आएगा, जमानतों पर रिहा नहीं हुआ जाएगा, फिर स्टेट भी बीच में इन्वॉल्व होगी, अदलिया भी मुकम्मल तौर पर इंसाफ देगी।
हाँ, यहाँ जो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मैं इस पर आपसे कई बार बात कर चुका हूँ बिल्कुल खुल के, कि मसालेहत नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलात में। इसमें सुलह क्या करेंगे आप यार, ये आप बताएं ना। मोटरवे का एक वाक़या है, सैकड़ों वाक़े आते हैं इस तरह के। वो बच्ची जिसको आपने 1 साल पहले रेप किया था, उसने खुदकुशी कर ली, शिकायतें करते करते आजिज़ आ गई, खुदकुशी कर ली उसने। अब पुलिस वाले दौड़ रहे हैं उसकी खुदकुशी के बाद। पहला मसला ये है कि तफ्तीश आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। दूसरा मसला ये है कि मुलजिम की गिरफ्तारी यकीनी बनाए। वो भागा भागा फिर रहा है, वो आपको दौड़ा रहा है। वो नानक ननकाना साहब से भी निकल गया, वो अपनी बीवी से मिल रहा है, अपनी साली से मिल रहा है, अपनी सास से मिल रहा है, आप बाद में पहुंच रहे हो वहाँ पर। तो एक तो तफ्तीश का सिलसिला सही होना चाहिए यार। आपके पास बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट हैं 9/11 के बाद, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते आप लोग। दूसरा मसला है मॉडर्न इक्विपमेंट के ज़रिए आप ट्रेस कर सकते हैं मुलजिम को। अच्छा, तीसरा कसास बहुत लाजमी है, कसास लाजमी है। वो सज़ाए मौत ज़ाहिर उसमें है, तो सज़ाए मौत बहुत ज़रूरी है। अब कोई किसी शक का फ़ायदा देने का कोई इल्म नहीं ना, क्यों आप पर DNA मौजूद है। DNA ऐसा बड़ा गवाह है कि उसके बाद तो मेरे ख्याल और गवाह आपको दरकार भी नहीं होंगे। DNA है, केमिकल के एग्ज़ामिनेशन है, बहुत चीज़ें हैं, और उस खातून ने सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। एक अच्छी बात ये है। तो मेरा ख्याल है कसास जो है, वो कसास कहाँ होता है? कसास वह होता है जहाँ आमदन अमल किया जाए, आमदन एक अस्मत को ताराज किया जाए, किसी को कत्ल किया जाए, किसी को बर्बाद किया जाए। दियत कत्ल ख़ता में होती है, जुर्म ख़ता में होती है कि भाई गलती से हादसा हो गया बंदे का, वो गाड़ी से टक्कर लग गई, और तो उसमें थोड़ा बहुत मुआवजा हो जाता है। लेकिन ये मुआवजा के 7 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट, ये दियत नहीं है, ये रिश्वत है। क्योंकि दियत जो होती है और माफ़ी जो होती है वो अल्लाह के नाम पे होती है, ये अल्लाह के नाम पे पैसे ले रहे हैं आप। तो नो मसालियत प्लीज़, कसास लाजिम। कसास का मतलब ये है कि बंदे को फांसी दें, वो सज़ा दें जो आइन में है, जो दस्तूर में है, जो रूल्स के अंदर मौजूद है। सज़ाएँ सख्त करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। आप जो आपके जहन में है इमरान खान साहब के, वो भी मेरे ख्याल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उसको वो, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन से आप कहीं और पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस अमली सजा के बारे में एम्बेसी आप और हम बात करें नाकाबिल मसालेहत बनाने के हवाले से, जिस पर हुकूमत भी अब काम शुरू कर चुकी है, ये मतलब यानी कि लॉ आ जाएगा, इसका कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं करेगा। ठीक मोना, इफ एंड बट्स में सिचुएशन रहेगी इसके बावजूद, या फिर अब वाकई वन पेज कहते हैं 1 पॉइंट एजेंडे पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को पहुंचना पड़ेगा? ये कौम की बेटियों और बच्चियों का सवाल है। जी ज़रियाब, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं, यकीनन ये तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। बियॉन्ड पार्टी लाइंस ये लोग गुफ्तगू करते हैं और वो बड़ा इनेकाद किया जाता है हमारे सेनेट में और नेशनल असेंबली में, बियॉन्ड पार्टी लाइंस बात करेंगे। अब वो कितना बियॉन्ड पार्टी लाइंस है मुझे मेरे सख्त रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ये कि इनको वाकई बियॉन्ड पार्टी लाइंस जाना पड़ेगा। अच्छा, जब लेजिस्लेशन की बात आती है, मैं बहुत एक दिलचस्प पहलू है मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, वो ये है कि एक तो एक बहुत ही जो अल्ट्रा लिबरल जो हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो जो तबका है जो बिल्कुल लेफ्ट की सियासत करते हैं, ज़ाती तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, लेफ्ट की सियासत कभी रह गई। एक तो वो मुखालफत करते हैं इस पूरी चीज़ की कि नहीं ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के खिलाफ है, ये बैनुल-अक़वामी जितनी वो हमारी एक ऑब्लिगेटरी एक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके खिलाफ हैं वगैरह वगैरह। एक तो ये बात आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो मुखालफत करते हैं वो एक्सट्रीम राइट तबका है, एक्सट्रीम राइट। जमात इस्लामी हो गए, JUIF हो गए, आपने सुना होगा JUIF के एक रुकन कौमी असेंबली से ये खिताब करते हुए कह रहे थे कि अच्छा अगर कैस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर नामर्द कर रहे हैं तो क्या ना औरत भी करेंगे। जो उन मिसाल वो कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सी ऐसी मिसाल देख ली है, कोई वो अमेरिका से या यूरोप से कोई मिसाल देख के आ गए जहाँ पर कोई खातून ने कोई ज्यादती का या खवातीन ने कोई ज्यादती का निशाना बनाया है किसी मर्द को, तो इस किस्म की उन्होंने बातें की। मतलब ये मेरी समझ से, मैं समझने से कासिर हूँ ये बात कि एक अल्ट्रा राइट और एक अल्ट्रा लेफ्ट, ये दोनों तबकात मिलकर ये बहुत एक अजीब ही कोई आप समझेंगे कि इम्तिजाज हो गया है कि ये दोनों मिलकर मुखालफत कर रहे हैं इस चीज़ की।
मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर हम सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट की तो बात हम बहुत दफा कर चुके हैं ना, कि यकीनी बनाए सजा जैसी भी है, लेकिन उसको यकीनी तो बनाए, वो तो हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। उसमें प्रोसिक्यूशन आती है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है सेक्सुअल ऑफेंडर्स के खिलाफ, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। कोर्ट्स वगैरह के हमारे मसले मराइल हैं कि वो सदियाँ गुजर जाती हैं और जनरेशंस ख़त्म हो जाती हैं और केस जो है कोर्ट में पड़ा रहता है उसी तरह से तारीख पे तारीख वाली मिसाल। वो तो बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ इंटेंसिटी ऑफ पनिशमेंट कि अगर हम सज़ा की शिद्दत बढ़ाएं तो मुझे ये लगता है कि ज़रा थोड़ा सा ये गौर कर लें कि ये जो लोग हैं, जो ये जिनसी दहशतगर्द हैं, इनका आप माइंडसेट तो देखें। ये हमारे आपकी तरह अंग्रेजी अल्फाज नहीं बोलते, ये हमारे आपकी तरह पढ़े लिखे या कोई उस तरह के लोग नहीं हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक किताब या एक कोई जुमला भी पढ़ा होगा उर्दू या अंग्रेजी किसी भी जबान में। ये उस तरह के लोग हैं ही नहीं, ये बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप थोड़ा सा ये चीज जरूर कंसिडरेशन में रखें। अगर हम एक मैं मिसाल देती हूँ, जैसे आज से अगर सजाए मौत लागू हो गई या कैस्ट्रेशन का कानून लागू हो गया, वो आपको क्या लगता है फौरी तौर पर सजाए मौत हो जाएगी या फौरी तौर पर कैस्ट्रेशन हो जाएगी? नहीं होगी। आपने प्रोसिक्यूशन का हाल देखा है, आपने कन्विक्शन का हाल देखा है, क्या होगा? वही उसी तरह से केस पड़े रहेंगे, वो जाएंगे बार बार अपीलें दायर करेंगे वगैरह वगैरह। एक जो कानून या अदलिया का जो निज़ाम है वो तो चलेगा ना उसी तरह से। लेकिन उस बंदे के जो जिस बैकग्राउंड से वो उठ के आ रहा है, वो जिनसी दहशतगर्द, उसके जहन से एक मर्तबा सोच के देखें, उसकी नज़र से इस प्रॉब्लम को देख के देखें। वो जब उसको ये पता होगा कि ऐसा करने से मेरी जान जा सकती है या मुझे नामर्द किया जा सकता है, ये वो चीज़ है जो कि उसके अंदर डरो खौफ या डेटरेंस पैदा करेगी। सिर्फ ये एक थॉट डेटरेंस पैदा करेगा। ये नहीं होगा कि आप वाकई, अब ये बात सही है कि आप एक पब्लिकली अगर जो पब्लिक हैंगिंग वगैरह की बात है उससे ये बहुत खदशा पड़ जाता है कि आपकी सोसाइटी में वायलेंस फैल जाएगा, लोग आपके वायलेंस पसंद हो जाएंगे वगैरह वगैरह। मैं उसका एहतराम करती हूँ इस सोच का, लेकिन ये तो ना बोले ना कि नहीं सजाए मौत भी ना हो। सजाए मौत तो मिनिमल है, मिनिमल सबसे कम तरीन सजा है जो कि इस किस्म के हैवान को या शैतान को दी जा सकती है। तो उसमें तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि लेकिन मैं इस पे आई विल रिजर्व माय कमेंट। मैं हाँ में ही जवाब दूंगी। मुझे सख्त तरीन खदशात हैं। ये लेफ्ट और राइट सियासतदान एक अनोखा इम्तिजाज बना के इसको पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि इस किस्म की कानून साजी को रोका जाए। लेकिन मैं फिर भी हाँ में जवाब दूंगी कि अल्लाह करे इंशाअल्लाह ऐसा हो पाएगा जी कि ये पास हो पाए। तो देखिए साहब, मोना ने भी जैसे कि कहा कि प्रोसिक्यूशन का अमल हमारे यहाँ खासी सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन इसी कानून के बारे में उस दिन सेनेटर फैसल जावेद साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा होगा कि अगर कोई अदालत हक में फैसला दे भी देती है और उससे बड़ी अदालत में केस जाता है तो हम ऐसा कानून लेकर आएंगे कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर उस ज्यादती के केस को निपटा दिया जाए। मतलब बड़ी संजीदगी से कैबिनेट जो है उस पर अब देख रही है मामलात को कि आगे आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। तो क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? ज़रियाब, ये पाकिस्तान में पहला वाक़या तो नहीं है जो ये लोग इस तरह का कानून लाने की बात अब कर रहे हैं। आप देखें कि 70 साल से कितने इस किस्म के केस आए। जब कोई केस आता है उसकी हाइप क्रिएट होती है, ये कहते हैं हम कानून भी लेके आएंगे, फलां चीज़ भी कहेंगे। जो पुरानी गवर्नमेंटें थी वो इस किस्म का क्यों कोई कानून आज तक नहीं ला पाई? क्या वो इस वाक़े के होने का इंतज़ार कर रही थी? जब कोई कत्ल होता है तो मकतूल इस दुनिया से चला जाता है, सजाए मौत मिलती है मुजरिम को। इसमें भी जिसके साथ ज्यादती होती है वो भी जिंदा दरगोर हो जाता है, वो भी जीते जी मर जाता है। उसको तो आंखों जो मकतूल होता है उसको तो नहीं नज़र आता कि उसको जिसने उसके साथ जुल्म किया है उसको सज़ा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये शख्स जिसके साथ ज्यादती हुई होती है वो तो देख रहा होता है कि जिसने मेरे साथ ज्यादती की है वो आज़ाद घूमता फिर रहा है। यानी कि इसी की बात ले लें, ये जो मौजूदा मुजरिम आबिद, इसने पहले भी इस केस में गिरफ्तार हुआ था और वो आज़ाद फिर रहा है। तो सज़ा तो सख्त तरीन होनी चाहिए और सज़ा के ऊपर अमल होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वही अमीर और गरीब का फ़र्क निकल आता है। जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबा लेता है, तभी तो इसमें पैचअप करवा दिया जाता है। इस तरह के मामलात में पैचअप वाली चीज़ कहाँ से आ जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। इसमें हमेशा जो है वो हुकूमत वक्त को जो है वो भी मुद्दई होना चाहिए और कोई ऐसा पैचअप का मामला नहीं होना चाहिए। मुजरिम को सज़ा
मिलनी चाहिए। जब तक आप सज़ा जज़ा नहीं पता होगी, हम अगर यूरोप में गाड़ी तेज़ चला रहे होते हैं, हमें पता होता है कि एक छोटा सा पीला डब्बा लगा हुआ है जिसमें से हमारी तस्वीर खींच ली जाएगी और हमें घर पे फ़ाइन पहुंच जाएगा, तो हम नई गाड़ी तेज़ चलाते कि भाई फ़ाइन देना पड़ेगा। हमें यकीन है कि अगर फ़ाइन हो गया हमें, तो कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं बचा सकती, हमें वो फ़ाइन देना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे जो पाकिस्तान में कानून ऐसे सख्त होने चाहिए और जल्द अज जल्द फैसले होने चाहिए। ये जो लिंगर ऑन आप कर देते हैं फैसलों को कि 15-15 साल फैसले चल रहे हैं, मुलजिम को ज़मानत मिल गई, वो आज़ाद घूम रहा है, वो कमज़ोर जो है उसके ऊपर धौंस धांसली कर रहा है, तो ये तमाम मामला ख़त्म होने चाहिए। और इस चीज़ को मिल बैठ के बड़ी सीरियसली PTI की गवर्नमेंट हो या जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, ये पूरी कौम का मसला है, ये पाकिस्तानी कौम का मसला है, हमारे बच्चे बच्चियों का मसला है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और ये लेफ़्ट राइट वाली बात बिल्कुल ख़त्म कर दें। किस तरह घटिया बातें पार्लियामेंट में होती हैं, कभी कभार दिमाग माउफ हो जाता है कि ये किस किस्म की बात कर रहे हैं कि आप मुजरिम को कह रहे हैं कि अगर उसको नामर्द बनाएंगे तो आप क्या मुकाबला करना चाह रहे हैं औरतों के साथ? कितने % केस इस किस्म के हुए होंगे दुनिया में? आप ले लें, पाकिस्तान में तो मैंने आज तक बिल्कुल नहीं सुना, दुनिया में कितने ऐसे केस हुए जहाँ पे औरतों ने मर्दों का रेप किया। आप जो वाकया हुआ है जो उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, उसके लिए कानून लेके आए, इस अटेंशंस को डाइवर्ट ना करें और ये फजूलियात ना करें। जिस औरत के साथ ये ज्यादती हुई है, कभी जाके उसको मिलें, उसके घर वालों से मिलें, फिर आप देखें कि उनका क्या हाल होता है। तो इनको सीरियसली इन चीज़ों को लेना चाहिए। खुदा न खासा ये चीज़ें क्या जब इनके घरों तक पहुँचेंगी तब इनकी आंखें खुलेंगी, तब इन्हें होश आएगा। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। इब्राहिम, ये सजाए मौत वाले मामले पर पीपल्स पार्टी ने इससे बार बार अपोज किया है। जो श्री मजारी साहिबा हैं, उनकी जानिब से जब प्राइम मिनिस्टर ने तजवीज़ दी तो उन्होंने कहा कि वो जहनी तौर पर इस तरह की कैफियत उस इंसान की हो जाएगी कि वो माशरे में औरत को किसी और तरीके से भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब इस तरह की मुखालिफत दोनों तरफ से होगी तो इस तरह के कवानीन पास हो पाएंगे? देखें, ये जो मोटरवे केस है, इसका मरकज़ी मुलजिम जो आबिद है, इसके बारे में पुलिस ने बताया है कि 2013 में इसने एक मज़दूर के घर डकैती की और वहाँ उसने उस मज़दूर की जो अहलिया थी और जो उनकी साहबजादी थी उनके साथ इसने रेप किया और उसके बाद इसने दबाव के ज़रिए या किसी और ज़रिए मसालियत कर ली। इसका मतलब है, इसके अलावा भी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े वडेरों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने भी गैंग रेप किए और उसके बाद उन्होंने दबाव डाल के या किसी और तरीके से मसालियत कर ली। तो इसका मतलब है कि जो मसालियत का फैक्टर है ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है इस जुर्म को करने में कि ठीक है हम ये जुर्म कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में हम दबाव के ज़रिए या किसी और वजह से ये मसालियत कर लेंगे। तो ये मसालियत वाला जो ऑप्शन है और ये जो कानून साजी हो रही है ये तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मसालियत वाला मामला ख़त्म हो जाएगा और स्टेट कहेगी, जैसे इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में स्टेट खुद मुद्दई बन जाती है, तो फिर ये एक ड्राइविंग फोर्स जो इस जुर्म पे उकसाती है वो ड्राइविंग फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये इस केस के बाद जिस किस्म की गमो गुस्से की लहर है अवाम में, उसके बाद कोई जमात ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि अगर ये कानून साजी होती है कि जो ज़्यादती के मुजरिम हैं उनको सजाए मौत दी जाए, तो कोई जमात इसके सामने, इस अवामी लहर के सामने नहीं खड़ी होगी। हमने देखा है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी के कई लोगों ने भी स्पीचेस किए हैं जिन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। और ये जो अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की है आज, जिसमें उन्होंने कानून साजी के मुख्तलिफ पहलू बताए हैं, इसमें और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जाहिर है कि ये अभी तक तो कानून मौजूद नहीं है कि ज़्यादती के ऊपर आप जो है वो सजाए मौत दें। बच्चों के साथ ज़्यादती के ऊपर ये कानून साजी पे गौर हो रहा है कि उनको तो आप दें सजाए मौत। इसके अलावा जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती है उसमें भी कुछ संगीन पहलू हों तो उनको भी आप सजाए मौत दें। इसके अलावा ज़बरदस्त एक जो कानून साजी पर गौर हो रहा है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाएं आप और उसमें आप ज़्यादती के जो केसेस हैं उनका ट्रायल जो है वो उन कोर्ट्स में हो जाए ताकि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले। ये भी उसके अंदर वो कहा गया है। फिर एक और उसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जो गजटेड आपकी ऑफिसर है फीमेल, वो जाके बयान ले मुतासरा जो खातून है उसका, ताकि उसको ये जो थानों के चक्कर और कचहरियों के चक्कर हैं वो ना लगाने पड़ें और उसका जो बयान है मुतासरा खातून का वो भी वीडियो लिंक पे लिया जा सके, क्योंकि हमें पता है कि अदालतों में जाना कितना मुश्किल होता है। और दूसरा मैं
एक चीज़ और कहूँगा कि हम ये बात जो बार बार कह रहे हैं कि इस केस की संगीनी और इस जुर्म की संगीनी बयान करने के लिए कि वो खातून जिसके साथ ये होता है वो जिंदा दरगोर हो जाती है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कोई उसकी इज्जत पे हर्फ नहीं आता। इज्जत और जो ज़िंदगी ख़त्म होती है या जिसके लिए कोई शेम का मकाम होना चाहिए वो तो उन दरिंदों के लिए होना चाहिए। वो तो बड़ी बावकार ख़वातीन है कि जो इस तरह की जिन पे जुल्म हो जाता है और उसके बाद भी वो अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के लिए, अपने खामन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अजीज़ों कारिब के लिए जीती हैं। उनको तो हमें सलाम करना चाहिए और इस तरह के लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाफिज करने वाले इदारों और मुआशरे दोनों को मिलकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ये कानून जो है सजाए मौत का अब तक नहीं है, तो ये सजाए मौत का कानून जो है मसालत वाला तो ऑप्शन खत्म होना चाहिए, सजाए मौत वाला कानून आना चाहिए। एक फेयर ट्रायल के बाद उसको स्पीडी ट्रायल हो और सजाए, कोई जमात जो है वो इस वक्त इसकी मुखालफत नहीं करेगी क्योंकि उनको पता है कि उनको बड़ा अवामी गज़ब का सामना करना है। एनबीसी एड योर कमेंट क्विकली, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, स्पीडी स्पेशल कोर्ट तो बेकार चीज़ है, वो लंबा कर देगी मामले को। स्पीडी कोर्ट बनाया जाए, स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनाया जाए, उसका टाइम लिमिट रखा जाए, उसकी पहली अपील का टाइम लिमिट रखा जाए, उसकी जो सेकंड अपील है उसकी अपील का टाइम लिमिट रखा जाए और इसको निपटा दिया जाए 1 से 1.5 महीने के दौरान। बिल्कुल कोई ज़्यादा इस पर तो वो नहीं कहते। जहाँ तक मोना ने कहा राइट और लेफ्ट का, मुझे हैरत हो रही है। जमात इस्लामी के लीडर्स राजुल हक साहब तो कहते हैं कि खाल खींच लो और उसमें भूस भर दो और टांग दो उस भूस को। वो तो ये कहते हैं, वो तो सब कुछ काट देने का कहते हैं, हाथ काट दो, पैर काट दो, गर्दन काट दो, सब कुछ काट दो, वो तो ये कह रहे हैं। तो राइट वाले तो कभी, वो तो एक्सट्रीम पे जाएंगे मोना, वो हमेशा एक्सट्रीम पे जाएंगे और उस एक्सट्रीम पे जाएंगे आप सोच नहीं सकते। जो अभी JUIF के एमएनए ने जो बात की, जो कमेंट किया था, वो कह रहे हैं ना औरत कर दो। जो मैंने ऐसे केसेस देखे जहाँ औरत ने ज्यादती का निशाना बनाया है मर्द को। मतलब आप देखें, दिस इज हिलेरियस। मुझे नहीं समझ आती कि उनके इस रिमार्क पे मैं हंसूं या रोऊं। तो उनको तो JUI से अगर उनका ताल्लुक है तो वो तो मैं उनको राइट ही बोलूंगी ना, क्या बोलूं। वो कोई परवर्ड आदमी है, वो राइट वाइट का आदमी नहीं है। तो राइट का एक बहुत मतलब एक मेंटालिटी तो है ना, बहुत संगीन पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है इस बारे में, सज़ाओं के बारे में ख़ास तौर से। वो फलाह की बात नहीं करते, वो सिर्फ ताज़ीर की बात करते हैं। मुआशरा, मौलाना मौदूदी कहते हैं कि ताज़ीर जब नाफिज हो जब मुआशरा फलाही हो जाए। उन साहब अख्तलाफ कर सकते हैं। तो मेरा मतलब था स्पीडी ट्रायल कोड हो। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार खुद मुद्दई हो और जहाँ रिश्वत खाई जाती है। ठीक है, चले इफ एंड बट्स की जो सिचुएशन है वो खत्म होनी चाहिए। ऑपोजिशन में बैठे हुए सियासी शख्सियात हों या हुकूमती शख्स हों, अब ये जो फांसी के हवाले से बारहा आवाम का भी मुतालबा है, आप ना दें, आप पब्लिक हैंगिंग ना करें, लेकिन जिस तरीके से भी आपने इस कानून तक पहुंचना है पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ एक तजवीज़ में ये जरूर दूंगी कि मसालहत के मामले पर हमारे उलमाए कराम को भी मंजर यहाँ पर आना होगा। दियत के मामलात हों, कसास के मामलात हो या खवातीन और बच्चों की आबरू रेजी हो, इससे दीन की रोशनी में मुकन्ना को अपना ताउन आप जरूर फ्राहम करें, क्योंकि इस वक्त मुआशरे को आपकी जरूरत है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्ट्रेट। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूरियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का भी बॉयकॉट किया, जिस पर इजलास ही मौखर कर दिया गया। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने गिलगित बल्तिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाना था और इस सिलसिले में इस इजलास का इनेकाद किया गया। अपोजिशन का जो ये सियासी रवैया हम हुकूमत के साथ देख रहे हैं, वो तो अपनी जगह वो अपोजिशन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अपोजिशन की इस सियासत से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। एनबीसी बताएगा अपोजिशन का जो ये सियासी रवैया है, सियासी चपकलिश अपनी जगह, लेकिन इसमें मुल्की मसाइल पर भी तो बात होनी है। क्या सियासी रवैये से, अपोजिशन के सियासी रवैये से मुल्क का नुकसान हो रहा है? देखिए जी, बात ये मैं बहुत क्लियर बात करना चाहूँगा कि मैंने असद कैसर जैसा स्पीकर वाकई नहीं देखा। मैंने वाकई नहीं देखा जो अपनी रूलिंग बदल देता है। उसको उसका स्टाफ बताता है कि ये पॉइंट है, ये रूल है, इस पर रूलिंग दे, वो रूलिंग दे देता है। फिर 2 आदमी खड़े हो जाते हैं जो साबिक पीपल्स पार्टी के थे, पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर भी थे वो, और वो कहते हैं जी नहीं, इस पर बिलावल तकरीर नहीं कर सकता। वो कहते हैं रूल देख लें आप, शाह साहब रूल देख लें, वो रूल दिखाने, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं मानते आपकी बात को।
तो स्पीकर अपनी रूलिंग चेंज कर लेता है। अब यहाँ से पूरी तलखी का आगाज़ होता है, यहाँ से उस हड़बोंग का आगाज़ होता है जो पार्लियामेंट के अंदर मची। हमारे यहाँ बहुत तगड़े स्पीकर गुजरे हैं पाकिस्तान में, बहुत ताकतवर, साहब फारूक अली खान, मलिक मिराज खालिद, और आखिर में आ जाएंगे हमीदा मिर्ज़ा। और इसलिए तगड़े थे कि इनको उनकी पार्टियाँ सपोर्ट करती थी कि आप फैसले करें, आप रूलिंग ने। तो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ। डिवीज़न हो सकता था अगर आपको इस बात पर इतराज़ था कि आपने बंदे पूरे नहीं गिने बल्कि आपने मुशीर भी शामिल कर लिए, तो ये बड़ा चैलेंज था स्पीकर के लिए। वो कहता डिवीज़न करा लें, आप यस वाले राइट पे जाएं, लेफ़्ट वाले नो वाले लेफ़्ट पे चले जाएं। सिंपल तरीका था, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगते, लेकिन क्योंकि वो एक उधम मचा हुआ था, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी क्यों करा रहे थे भाई? किसी बिल की मंजूरी में आप एक तो आप बहुत देर से उठकर सोए और बहुत देर से उठे, आप बेदार हुए, आपको अचानक ख्याल आया कि ये लॉ लेके आना है और टाइम ख़त्म हो रहा है, अचानक आप आ गए, आपने फेंक दिया लॉ, फिर आपने सप्लीमेंट्री एजेंडा फेंक दिया कि ये भी पास कर लें आप। ये नहीं होता पार्लियामेंट का, ये तरीक़ाकार नहीं है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, जो लोग मगरिब में देख कर आएँ, जो मशरिक़ में देख कर आएँ, बल्कि सऊदी शूरा भी हुकूमत चलाती है। जो कुछ वहाँ होता है पता है आपको, जो कवानीन पास होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की है पार्लियामेंट को इन हाउस में रखना, ऑर्डर में रखना, और स्पीकर की जिम्मेदारी है ऐसे गैर मुतनाज़ा फैसले देना जिनको आगे चलकर तरक्की का बायस ना बने। ये तरक्की का बायस बनना है। अब मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब खासे एक्टिव हो गए। आज उन्होंने नवाज शरीफ को भी फ़ोन किया है, नवाज शरीफ से ही बात की है, देखें क्या होता है। जनरल साहब, मैंने पहले भी कहा कि सियासी रस्साकशी अपनी जगह, लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है इसका। जी, मुल्क को तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सियासत कुछ ऐसी बन चुकी है जहां कंसेंसस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऑपोजिशन इन एनी केस एक नेगेटिव सियासत कर रही है, लेकिन उस पे मकसद है, क्योंकि ऑपोजिशन के अपने भी ऑब्जेक्टिव सबके मुख्तलिफ नजर आते हैं। हुकूमत है कि वो ऑपोजिशन को कोई वक़्त नहीं दे रही कि वो उसको सिस्टम का हिस्सा समझे और उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको शामिल करे उस मामले में। इसका हुकूमत को दर हकीकत चाहिए कि वो अपने तौर पे पूरा तज्जिया करें इस पार्लियामेंट्री अमल का जो वो आज दिन तक 2 साल से चला रहे हैं, कि इसमें खामियां खराबियां हैं क्या। 100% अगर हम ये कह दें कि जनाब अपोजिशन ही जिम्मेदार है तो वो दुरुस्त नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे भी NBC भी कह रहे थे कि बिलाखिर जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें कि आपके जो लेजिस्लेशन है वो स्मूथली आगे जा सके। ये काम करने के लिए हुकूमत को, जैसे अभी वो अगर वॉकआउट भी कर गए थे तो हुकूमत को काम रोकना चाहिए था और उनको मना के लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। ये अमल जो है वो हर दफा होता है और हमेशा पहले भी होता रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस तरह की जरूरत पड़ती है आपको, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इन आइसोलेशन आप सारे कवानीन बनाते रहें। वो कभी भी वो कवानीन जो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं रहेगी सिस्टम में जो होनी चाहिए। लिहाजा ये हुकूमत को जायजा लेना चाहिए अभी कि उनके सिस्टम में, उनकी अपनी सियासत में क्या कमजोरी है कि वो पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट में उसको वो इफेक्टिवली नहीं हैंडल कर सके। और मुझे यही लगता है कि बिल आखिर जरूरत इस बात की होती है कि ऑपोजिशन को सिस्टम का हिस्सा समझ के उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप की जाए। वो चीज यहाँ मुझे मफकूद नजर आती है और हुकूमत को ये काम करने के लिए हुकूमत को लचक दिखाना होगी। इब्राहिम, ये कौमी सलामती का मामला था, जिस कमेटी का इजलास हो रहा था उससे मुल्क और कौम की सलामती के मकासद जुड़े हैं। देखें, मैंने जब से होश संभाला है मैं ये सुनता आया हूँ कि मुल्क की कौमी सलामती का मामला है, और ये वाहिद शायद पाकिस्तान दुनिया का मुल्क है जहाँ हर वक्त ये इशू डिस्कस होता रहता है कि कौमी सलामती का मामला है। अब आप ये अपोजिशन और हुकूमत की जो सियासत होती है ये पूरी दुनिया में इनके दरमियान चपकलिश जारी रहती है और इससे कोई कौमी सलामती के ऊपर आपका हर्फ नहीं आता। आप स्पेसिफिक इस केस पे आ जाएं कि ये जो कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट की थी, इसका जो इजलास बुलाया गया था, आपने शहबाज शरीफ को भी दावत दी, हुकूमत ने बिलावल भुट्टो साहब को दावत दी और जो दीगर आपकी पार्टियां हैं उनके जो पार्लियामानी लीडर हैं उनको दावत दी।
लेकिन अपोजिशन कहती है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कौमी सलामती का मामला था तो प्राइम मिनिस्टर खुद भी इस कमेटी में आते और प्राइम मिनिस्टर खुद भी दावत देते कि ये कौमी सलामती का मसला है, मुल्की सलामती का मसला है, जो कि मेरी सियासत से, मेरी ज़ात से बढ़ के है। तो वो शहबाज शरीफ को बुला लेते, बिलावल भुट्टो को बुला लेते, बराह रास्त उनको मुखातिब वहाँ पे ना करते, लेकिन ये डिस्कशन इसके ऊपर हो जाती। लेकिन वो नहीं हुई और इससे मुझे नहीं लगता कि ये अगर पोस्टपोन हो गया इजलास से, इससे तो हमारी कोई कौमी सलामती पे फ़र्क पड़ेगा। हमने देखा है USA में, UK में, यूरोप में आप देखें बड़ी हीटेड डिबेट्स होती हैं इन मामले पे। वहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि उसने आपकी कौमी सलामती को स्टेक पे लगा दिया है। तो ये चलता रहेगा। हुकूमत और अपोजिशन की जो एक हर जगह होती है, झड़पें होती हैं, सियासी झड़पें, वो चलती रहेंगी। जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, कानून साजी का मामला है, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे वो ज्यादती वाले मामले पे या FATF के मामले पे, उसमें भी कुछ चीजें हैं जिस पे अपोजिशन वक्त मेरे पास मुख्तसर है सिद्दीकी साहब, तो वो उस पे ये कंसेंसस से करें, लेकिन ये नहीं कहना, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि इससे कोई कौमी सलामती का नुकसान हो रहा है या कौमी सलामती। ठीक है सिद्दीकी साहब 90 सेकंड्स प्लीज। जी बिल्कुल, इसमें ज़रिया आप देखें कि इसमें बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि तमाम मामला उनके हाथ में। स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छे इंसान है, लेकिन वो इतने कॉम्पिटेंट स्पीकर नहीं है। जिस स्पीकर को अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं पता और उसको कोई आके बता रहा है तो उसका हक नहीं बनता कि वो उस सीट पे बैठे। मैंने देखा है बरतानवी पार्लियामेंट में जो स्पीकर है उनका एक तो नॉलेज इतना ज़बरदस्त है और उनकी ग्रिप है, वो 2-3 दफ़ा ऑर्डर बोलते हैं और सारा हाउस ऑर्डर के अंदर आ जाता है। तो स्पीकर की ये भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को और हुकूमती ऐवान को जो है वो साथ लेके चले। और ये बिल्कुल NBC ने सही कहा कि इसमें शफाफियत होनी चाहिए थी। ऐसी क्या जल्दी मची हुई थी कि आपने गिनती बच्चों की तरह गिनी और आपने कहा जी लॉ पास हो गया। अगर उनको एतराज़ था, आउट ऑफ दी लॉ भी अगर स्पीकर चाहे तो वो बोलने दे सकता है। किसी भी ऐवान का कोई भी जो रुकन है उसको इजाज़त दी जा सकती है, थोड़ी देर बिलावल भुट्टो को बोलने दिया जाता। और अगर उनकी रिजर्वेशंस थी तो आप बिल्कुल आप A और B गेट बना देते, आप A गेट से निकाल देते, B से निकाल देते, ताकि कानून बनने में शफाफियत होती। मोना क्विकली प्लीज। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, उजलत का काम नहीं था। इस किस्म की कानून साजी पे खुलकर ब्रेनस्टॉर्म होना चाहिए और खुलकर बातचीत होनी चाहिए। यकीनन हुकूमत को ओनरशिप लेनी होगी और वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर बनाना होगा अपने और अपोजिशन के दरमियान। हैविंग सेड दैट, ये जो जुमला है मुझे इस पे एतराज़ है कि कौमी सलामती पे कोई ज़र्द पड़ गया। ये वाकई ये मुझे लगता है कि सदियों से चीज़ चली आ रही है कि जी जब भी आपने अपने किसी मुखालफिन को नीचा दिखाना होता है कौमी सलामती पे ज़र्द की बात करके। अल्लाह का शुक्र है हमारी कौमी सलामती इतनी फ्रजाइल नहीं है कि इस किस्म की चीज़ों से उस पर कोई ज़र्द पड़े। हमारी कौमी सलामती हमेशा इंटैक्ट रहेगी। असल तो जो उन्होंने करना था, जो अपोजिशन ने, वो तो ये FATF का बिल बेसिकली पास कराना था ना, वो है असल में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और इससे मुंसलिक तमाम मामला। तो वो तो आप देखें बासानी उन्होंने करा दिया, वो अब नहीं आए। उन्होंने अपने वोटर से भी जो है वो जो एक ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के इस क्रिटिकल एटीट्यूड से मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा। ये तमाम जमहूरी निज़ाम हुकूमत में हमें अक्सर देखने को मिलता है और इसमें, लेकिन हाँ, हुकूमत को कहीं ना कहीं लचक दिखाने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे और मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।